Hello students, welcome to all of you in this channel इंग्लिश बाय जीपी सर। इंग्लिश बाय जीपी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों यूपी बोर्ड परीक्षा की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है और उसी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चैप्टर को जानेंगे, चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस तो इस वीडियो में केवल 5 ही हैं जिनको सॉल्व कराया जाना है, लेकिन इन 5 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि वो वर्ड क्यों यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है, पूरी जानकारी दी जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो पर। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हेल्प देम एवरी डे। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है वी हेल्प देम एवरी डे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, डिटेल में इसकी पूरी जानकारी के लिए तो एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा और उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी वक्त है यूपी बोर्ड एग्जाम को तैयार करने का, एक यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने का, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। वी हेल्प देम एवरी डे मीन्स हम उनकी प्रतिदिन मदद करते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य को पैसिव में चेंज करते हैं तो उसमें पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। देखिए, जब कभी भी किसी सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया जाता है तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाए। सबसे पहले तो ये, अगर एक असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में पहले लिखा जाता है और उसके बाद पैसिव वॉइस की उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और उसके बाद अगर उस वर्ब से रिलेटेड कोई वर्ड्स हैं, जैसे कि कोई प्रेपोजिशन लिखा हुआ है या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है या एडवर्ब लिखा हुआ है, तो उसको उसके साथ में ऐड कर लेंगे, लिख लेंगे, तब बाई लिखा जाएगा और जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया जाएगा। इस तरह से पैसिव वॉइस का सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो इसी नियम का ध्यान रखते हुए करते हैं। वी हेल्प देम एवरी डे। इस सेंटेंस में हेल्प के बाद में देम लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब के बाद में आता है, तो ऑब्जेक्ट को पहले हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। देम को जब सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा दे। और जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, दे एक प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ आर लगेगा। दे आर हेल्प्ड, एडवर्ब से जुड़ा हुआ है, जो एडवर्ब ऑफ टाइम है उसे लिख लेंगे। एवरी डे बाय, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, तो यहां पर हो जाएगा अस। इस तरह से पैसिव बन गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। इज सी राइटिंग एन एसे। देखिए, इज लगा हुआ है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगी है, मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, जब टेंस पहचान लेंगे उसके बाद रूल लगाएंगे टेंस के अनुसार। आप देख रहे हैं कि इसमें इज स्टार्टिंग में है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव ही रखेंगे, क्योंकि हमें सेंटेंस का टाइप डिस्टर्ब नहीं करना है। जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सेंटेंस के टाइप को डिस्टर्ब नहीं करते, जैसा टाइप है वैसा ही रहेगा। ठीक है, हमें करना क्या होता है कि सब्जेक्ट को वरीयता देने के बजाय ऑब्जेक्ट को वरीयता दे देते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रमुखता दे देते हैं। समझे? तो यहां पर ऑब्जेक्ट है एन एसे। एन एसे को हमें प्रायोरिटी देनी है, इसी के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करना है। तो ये जो इज लगा है वो एन एसे के लिए भी सुटेबल है, क्योंकि वो भी सिंगुलर नंबर है और सी भी सिंगुलर है, इसीलिए। तो हो जाएगा इज एन एसे being
आप जानते हैं कि जब हम पैसिव में चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को, तो हेल्पिंग वर्ब में बीइंग ऐड हो जाता है, बीइंग भी जुड़ जाता है। इज एन एसे बीइंग रिटन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, रिटन बाय सी का ऑब्जेक्ट हर होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि सेंटेंस का टाइप वैसा ही रहेगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स को एक्टिव पैसिव में लगा देते हैं और पैसिव के रूल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगा देते हैं। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अंतर जब क्लियर होगा माइंड में तो गलती नहीं होगी। क्या अंतर है कि एक्टिव से जब पैसिव बनाया जाता है तो उसमें सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट को प्रमुखता दे दी जाती है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, उसमें किसी स्पीकर की बात को, वक्ता की बात को श्रोता द्वारा अपने शब्दों में कहा जाता है, इसकी वजह से चेंजेस किए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। यहां सेंटेंस का टाइप बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या चेंज होगा कि जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहां पर सेंटेंस असर्टिव ही रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। When have they called you? ये सेंटेंस भी डबल इंट्रोगेटिव है। पहला सिंगल इंट्रोगेटिव था, ये डबल इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगी है। तो जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसी क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में रखेंगे। When, उसके बाद you, ये जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। तो दे के साथ भी हैव लगता है और यू के साथ भी हैव लगता है, इसलिए फिर से हैव लिखा जाएगा। When have you been, बीन भी जोड़ा जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसमें जब पैसिव बनाते हैं तो बीन भी जोड़ते हैं हेल्पिंग वर्ब में। When have you been called by, दे का ऑब्जेक्ट होता है them। When have you been called by them? अगला सेंटेंस है he gave me a glass of water। देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है और पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंस मोस्टली एग्जाम में आते हैं, अधिकतर इसी टेंस का प्रयोग होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। जैसे स्टोरीज हम लोग ट्रांसलेट करेंगे वहां भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, और जब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, निगेटिव बनाने के लिए, सेंटेंस का फॉर्म चेंज करने के लिए मोस्टली हम देखते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के ही सेंटेंस ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके रूल्स का हमें विशेष ध्यान रखना है। He gave me a glass of water, इस सेंटेंस में हमें दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए he gave me, यहां जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब किसको का जवाब मिले तो किसको के जवाब में जो उत्तर मिलता है वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और क्या के जवाब में जो उत्तर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सजीव होते हैं, लिविंग होते हैं, और जो इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। तो देखिए ही गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब एक ग्लास पानी किसको दिया गया, तो उसका जवाब है मी, मतलब मुझे, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक ग्लास पानी, ही गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर ये पूछा जाए कि उसने मुझे क्या दिया, तो इसका जवाब हो जाएगा एक ग्लास पानी। तो क्या के जवाब में जो मिल रहा है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अ ग्लास ऑफ वाटर ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं यहां पर लिख भी देता हूं डीओ शॉर्ट में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम लोग इसको पैसिव में चेंज करते हैं। तो हम किसी से भी बना सकते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर से भी बना सकते हैं और मी से भी। तो स्टार्टिंग करते हैं, मी के अकॉर्डिंग बना लेते हैं आई वाज, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए वाज लगेगा। पैसिव बना रहे हैं, आई वाज गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हिम।
ठीक है। कुछ विद्यार्थियों की जिज्ञासा होगी कि अगर हम इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते तो कैसे बनाते, तो मैं बता देता हूं ओरली आपको कि अ ग्लास ऑफ वाटर वाज गिवन टू मी से पहले टू भी जुड़ जाएगा क्योंकि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हो। अ ग्लास ऑफ वाटर वाज गिवन टू मी बाय हिम, इस तरीके से बन जाएगा। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। हु वाज नॉकिंग एट द डोर। बच्चों से ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसमें हु से स्टार्टिंग हुई और हु यहां पर क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ सब्जेक्ट भी है। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसे सब्जेक्ट भी बनाए रखना है, मींस इसके पहले बाई लगाना होगा, और इसे क्वेश्चन वर्ड भी बनाए रखना है, इसे इसका मींस है इसे स्टार्टिंग में भी रखना होगा। तो हम स्टार्टिंग में ही बाई हुम लिख लेंगे, बाई हुम, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बाय हुम वाज, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को इसको द डोर को पहले लिखेंगे, बाय हुम वाज द डोर नॉक्ड एट, बाय हुम वाज द डोर नॉक्ड एट। तो इस तरीके से आपने 5 सेंटेंसेस का सॉल्यूशन देखा और डिटेल में आपको समझाया भी गया कि ये कैसे पैसिव वॉइस में चेंज हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सेंटेंस अच्छी तरह समझ में आए होंगे, और अगर इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है या आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, जिन्होंने इस वीडियो को देखा और उन्हें अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।